Hello, good evening to all my students, friends. How are you to all? आप सभी कैसे हैं? आज आप लोगों को हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ाने वाले हैं, अर्थात भारत का भूगोल। और ये भारत का भूगोल आप पढ़ेंगे पूरी विद समरी, पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और आपका बीईओ, ये बहुत ही ज़्यादा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये फुल डिटेल्स आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें। ये जो पुस्तक आपकी चलेगी ये दृष्टि आईएएस की है। ये जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस पब्लिकेशंस की बुक है। हम आप लोगों को दिखाएंगे इसमें कि ये दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशंस की बुक जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हर एग्ज़ाम्स के लिए और ज़्यादातर यूपीएससी के लिए हैं, ठीक है ना। तो हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों का स्वागत है, और ये फुल समरी पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए, वो भी हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। चलिए देखते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, जो भारत का भूगोल है वो प्रारंभ कर रहे हैं चैप्टर 1, अर्थात भारत का परिचय। संपूर्ण आकार एवं स्थिति देखेंगे भारत की, और ये भारत का संपूर्ण परिचय आपको देखने को मिलेगा इसमें। चलिए देखिए, ये आपको बुक दिखाई दे रही है दृष्टि द विजन। ये एक क्विज बुक है आपकी इंडियन जियोग्राफी की, और इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी भी शामिल है। तो ये आपकी है दृष्टि पब्लिकेशंस की, जो आईएएस हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक मानी जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं समरी, स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय, जो जनरल इंट्रोडक्शंस है हमारे इंडियन का, तो भारत का जो हमारा सामान्य परिचय उसे देख लेते हैं। देखिए हमारे सभी दर्शक, यहाँ पर लिखा है भारत अर्थात सामान्य परिचय। भारत, हमारे देश का नाम भारत है, अर्थात क्या नाम है हमारे देश का नाम, क्या है, भारत है। प्राचीन काल से ही आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल से ही अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। जो भारत है हमारा, तो प्राचीन काल से ही हमारे भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत में जो प्राचीन काल में ही जो थे भारत के विशाल उपमहाद्वीपों को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। जो भारत जो हमारा था उपमहाद्वीप था, और इसे प्राचीन काल में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर ही नाम पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि राजा दुष्यंत और जो उनकी थी शकुंतला, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम से ही राजा दुष्यंत और मतलब उनकी पत्नी जो थी शकुंतला, उनका पुत्र था भरत। उन्हीं के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा, है ना। तो देखिए आप देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल से ही काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर ही किया गया है। वायु पुराण के अनुसार, अर्थात वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, जो भारत देश है हमारा, तो भारत देश में इसका उल्लेख जो है आपको देखने को मिलता है। इसका उल्लेख देखने को मिलेगा, इसमें उल्लेख देखने को मिलता है भारत जम्बू द्वीप का। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है भारत जो है हमारा जम्बू द्वीप, किसका है ये, जम्बू द्वीप। देख रहे हैं लिखा है भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। जो भारत था हमारा, तो जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप से में भी जाना गया। अब देख रहे हैं कि पहले भारत देश का जो हमारा नाम पड़ा था प्राचीन काल से ही, तो इसमें राजा दुष्यंत जो थे और शकुंतला जो थी,
उनकी पत्नी, उनका पुत्र जो था भरत के नाम से ही पड़ा था। इसके बाद देखते हैं कि भारत में एक जम्बू द्वीप था। कौन सा द्वीप था? जम्बू द्वीप था, जो दक्षिणी में, भारत के दक्षिणी में स्थित था। यहाँ पर कुछ आर्य लोग आकर बसे। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। भारत देश, देखिए भारत देश का नाम आर्यावर्त ऐसे पड़ा कि एशिया माइनर से आए थे। जो आर्य लोग थे वो बहुत ही, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ, तो बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। इन्होंने ही हिंदू धर्म के निर्माण में अपनी प्राथमिकता दिखाई। तो इन्हीं के कारण से भारत देश, आर्य लोग आए थे तो इनके नाम से भारत देश को आर्यावर्त के नाम से भी जाना गया। मध्यकालीन इतिहास, अगर मध्यकालीन इतिहास के लेखकों के बारे में देखा जाए तो जैसे फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। अगर फारसी देखा जाए तो फारस से कुछ लोग आए, फारस की खाड़ी से फारसी लोग आए और यहाँ पर अरबी लोग आए। तो अरब वासियों के कारण से ही, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का मतलब जो सिंधु नदी थी हमारे भारत देश की, सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, इसलिए उसे हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। तो हिंद अथवा हिंदुस्तान, हिंद से ही हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया गया। भारत के इस पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई अर्थात इंडोई से मानी जाती है। अगर भारत देश में देखें तो भारत देश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? भारत देश को अंग्रेजी में कहा जाता है आपका इंडिया। और इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे बना? तो ये देख रहे हैं इसको कि भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया, जो इंडिया शब्द है आपका, इंडिया शब्द इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूनानी शब्द जो है इंडोई, कहाँ से हुई है? इंडोई से मानी जाती है। चलिए आइए देखते हैं आकार एवं भौगोलिक स्थिति। भारत की, अभी तक आप लोगों ने जाना कि भारत को किस किन नामों से जाना जाता है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले भारत को किस नाम से जाना गया था? भारत का नाम कैसे पड़ा था? राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला के नाम से। इसके बाद देखते हैं भारत देश का नाम हमारे आर्यावर्त भी था। क्यों? क्योंकि आर्य लोग हमारे भारत देश में एशिया माइनर से आकर हमारे मध्य भारत में बसे हुए थे, पंजाब में आकर बसे हुए थे, 7 नदियों के भूमि के बीच में। इस कारण से भारत देश का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। और भारत देश को देखिए हिंद कहा गया, हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा क्योंकि ये यूनानी जो शासक थे, यूनानी शासक अर्थात अरबी और फारसी थे, इनके कारण तो हमारे भारत देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और देखते हैं कि यहाँ पर हिंद जो था मतलब बाकी का जो अंग्रेजी में शब्द आपका आया है इंडिया, तो जो आपकी इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी शासकों के माध्यम से ही, अर्थात इंडोई, वो लोग इंडोई कहते थे, इंडोई से ही इसकी उत्पत्ति इंडिया हुई है। अब आगे चलते हैं, आकार एवं स्थिति जान लेते हैं भारत देश की। देख रहे हैं आकार और भौगोलिक अवस्थिति। साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, साइज एंड इसके मतलब आकार कितना है, किस प्रकार का है और इसका क्षेत्रफल कितना, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, अर्थात 2.4% है। अगर इसका देखा जाए विश्व के क्षेत्रफल में, तो विश्व के क्षेत्रफल में जो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है वो 2.4% है। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो 32.8% देखने को मिलता है। अगर भारत का हम देखें क्षेत्रफल तो इसे शॉर्ट में 32.8% भी कहा जाता है। भारत की आकृति देखते हैं। भारत की आकृति जो है लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम, इसका विस्तार कितना? उत्तर से दक्षिण, अर्थात ऊपर जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उत्तर से अर्थात जम्मू कश्मीर से लेके आपका दक्षिण कन्याकुमारी तक अर्थात तमिलनाडु तक इसकी जो लंबाई है 3214
किलोमीटर है। और पूर्व से आप देखते हैं, पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में आपका गुजरात तक पड़ता है। इसकी लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933। अर्थात कहा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है मुख्य भूमि। जो भारत देश की जो मुख्य भूमि है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो मुख्य भूमि है जो समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र में पूरी तरह से चारों ओर से ये द्वीप हैं, पानी से घिरे हुए हैं जैसे कि, और है ये भारत का हिस्सा। तो कहा गया मुख्य जो भूमि है इनकी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो इनके सहित भारत का अगर अभी तक आप लोगों ने देखा भारत का विस्तार, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये द्वीपों सहित अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए, अर्थात वो आपका जैसे कि तटीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तटीय क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे कि भारत देश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो भी द्वीपों सहित आपसे पूछी जाए तो बताएंगे 7516.6। वैसे यहाँ पर लिखा है आपका 7517 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका 7516.6 किलोमीटर है। और अगर आपको देखा जाए केवल अगर इन लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर छोड़ा जाए तो इसमें देखेंगे कि 6100 किलोमीटर है। टोटल की कितनी लंबाई है इसकी? 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई भारत की। और जो अन्य स्रोतों के अनुसार अगर स्थलीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो 15,106 किलोमीटर यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आपका देखिए 15,200 किलोमीटर है। कितना है टोटल? 15,200 किलोमीटर है आपका। 15,000 देखिए नीचे लिखा भी है इसमें, 15,200 किलोमीटर है। और भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। देखिए अगर भारत देश की अवस्थिति के बारे में जाना जाए तो भारत देश जो है हमारा, तो उत्तर पश्चिमी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश पड़ता है, अर्थात अगर देखा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत देश से होकर गुजरती है और बीच में मध्य जो भारत की पृथ्वी को काटने वाली आपकी 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन जो पृथ्वी को बीच से अलग करती है, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और आपके दक्षिण में जो, जैसे उसके अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपकी मकर रेखा पड़ती है। तो ये जो भारत देश है हमारा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा से होकर गुजरता है। जो भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। जो भाग उत्तर में स्थित है भूमध्य रेखा की, उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण में स्थित है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि भारत हमारा पूरी तरह से उत्तरी अर्थात उत्तर पूर्वी, अब पूर्वी भी यहाँ पर लगा गया है क्योंकि भारत को अगर 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा भारत देश हमारा उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, इसलिए कहा गया है। या इसकी अगर अवस्थिति देखी जाए, तो यह आपका ये तमिलनाडु में मिलता है। ये जो आपका लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो ये जो अक्षांशीय विस्तार है हमारा भारत देश का अक्षांशीय विस्तार, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका इधर पड़ेगा ये इधर जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर पूर्वी देशांतर आपका देखा जाए तो आपका 68 डिग्री जो 7 मिनट दिखा रहा है देशांतर देखा, तो ये आपकी पश्चिम में गुजरात से लेकर आपका सर्करी रेखा से लेकर आपका पूर्व में जाता है अरुणाचल प्रदेश तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपका की भौगोलिक स्थिति हो गई भारत देश की। चलिए आगे चलते हैं। आकार एवं स्थिति, इसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा
पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अगर देखा जाए भारत देश की में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं हमारे दर्शक कि भारत देश के उत्तर में है हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत स्थित है, जिसमें कि आपका सबसे भारत का अगर सबसे ऊंचा पर्वत देखा जाए तो कंचनजंगा पर्वत है, वो भी सिक्किम में पड़ता है। बाकी आपका उत्तराखंड से लेकर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे पहाड़ी इलाका हैं। और यहाँ पर देखिए कई प्रकार के आपके पर्वत देखने को मिलेंगे और कई बहुत ऊंचाई ऊंचाई पर पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये हिमालय पर्वत का ही कुछ क्षेत्र है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत आपके इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से वलित पर्वत का उदाहरण है। अगर देखा जाए भारत देश का जो पर्वत है वो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपका जो उत्तर भारत में ये हिमालय क्षेत्र पड़ता है और दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ता है। और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो आपका उसका क्षेत्र अगर उसका विस्तार जो देखा जाए तो वो भूभाग उत्तर में मतलब जो भूभाग है वहाँ का तो उत्तर में अधिक चौड़ा है। उत्तर में अगर देखेंगे हमारे उत्तर में तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है। अगर दक्षिण में जाते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से हमारा इंडियन मैप आप लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से ऐसे बिल्कुल सकरा हो जाता है। इसकी लंबाई तो है लेकिन जो आपकी चौड़ाई है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग जो है उत्तर में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। आगे आपका एक फैदम बराबर अगर इसकी माप की जाती है, किससे माप की जाती है? फैदम की। और ये फैदम जो है आपका एक यंत्र है, इसके माध्यम से किसकी गहराई मापी जाती है? चलिए कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि एक फैदम बराबर 6 फुट होता है। एक फैदम बराबर आपका कितना होता है? 6 फुट होता है। और फैदम से हम क्या मापते हैं? चलिए हमें बता देते हैं आप लोगों को कि जो फैदम है हमारा, तो फैदम से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। तो एक मानक मील बराबर होता है 1.584 किलोमीटर्स। और वन समुद्री मील, जो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.824 किलोमीटर्स। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत का उत्तरतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु हो गया और आपका पश्चिमी बिंदु हो गया। तो देखते हैं कि जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर बताया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका दक्षिणतम बिंदु पड़ेगा, अर्थात कन्याकुमारी से लेकर ही आपका 10 डिग्री चैनल उधर देखने को मिलता है, चैनल 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो वहां पर जो आपका 10 डिग्री चैनल पर आपका पड़ेगा वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पूर्व काल में इसे पिगमिलियन पॉइंट या फिर इसे पासेन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पिगमिलियन पॉइंट या फिर पासेन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता था, किसी इंदिरा पॉइंट को। अब देखते हैं कि जो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु की कन्याकुमारी में पड़ेगा। अब आगे देखते हैं आपका उत्तर में अगर देखते हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में जो उत्तरतम बिंदु है आपका, यह है इंदिरा कॉल। कौन सा है आपका बिंदु? इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। उत्तर में आपका पड़ेगा इंदिरा कॉल, दक्षिण में आपका पड़ेगा इंदिरा पॉइंट और पूर्व में आपका, देखिए पूर्व में जो है आपका पड़ेगा किबिथु। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर भारत का अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में आपका पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में होगा आपका किबिथु। कौन सा? तो ये किबिथु बिंदु है। पूर्वी अगर बिंदु कहा जाए तो किबिथु है, और पश्चिमी बिंदु अगर कहा जाए तो पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात में पाया जाएगा, जिसे गुहार मोती या इसे गौहर मोती के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। और एक कच्छ जिला अर्थात गुजरात में ही कच्छ कारण क्षेत्र में ये दलदली इलाका है और यहीं कच्छ कारण में आपके जंगली गधे भी पाए जाते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। भारत में 29 राज्य, देखिए ये आपका इसमें आंकड़ा जो दिया हुआ है इसमें पूर्व का आंकड़ा है, क्योंकि थोड़ा इसे पुरानी बुक हो गई है।
वर्तमान लेटेस्ट का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि 28 राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें 6 अंचलों अर्थात 6 जोनों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके कुछ जोन है। यहाँ पर 4 जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो पूर्वी अंचल है आपका, ये इसमें पड़ते हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी अंचल जो है आपका, पश्चिमी अंचल आपके का पड़ेगा राजस्थान, गुजरात। पश्चिमी अंचल में पड़ेगा आपका राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ठीक है ना, ये दादरा नगर हवेली, आप तो ये एक ही में दमन दीव और दादरा नगर हवेली मिलकर आपस में मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले अलग अलग थे। उत्तरी अंचल अगर देखा जाए उत्तर में, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि इतने राज्य आपके देखने को मिलते हैं। अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आपके पड़ेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी अर्थात पांडिचेरी जिसे कहते हैं, ये इतने आपके दक्षिणांचल में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं जो लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण देश को 2 भागों अर्थात दो समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। देखिए जो भारत देश का मानक समय रेखा माना गया है, इसे 82.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं, और ये भारत देश के हमारे उत्तर प्रदेश से होकर मतलब उत्तराखंड से इधर से होते हुए मतलब उत्तर से होते हुए दक्षिण तक ये मानक समय रेखा जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले माना जाता था इसे इलाहाबाद के नैनी से, अब माना जाता है कि ये आपका मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रही है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। देखिए अब इसमें विस्तार भी इसका मिल रहा है। तो देखिए कहा गया है कि जो मानक समय हमारा 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के रूप में निर्धारित है। तो मानक याम्योत्तर, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियम भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियम के रूप में मानकर कर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर जिले में से होकर गुजरती है। कुछ स्रोतों के आधार पर कहीं कहीं देखने को मिलता है इलाहाबाद के नैनी जिले में देखने को मिलता है, वहाँ से होकर गुजरती है। यह मानक समय रेखा जो है तो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आपका इधर बाकी आपका दक्षिण में आंध्र प्रदेश वगैरह से होते हुए, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में होते हुए आपका मिलता है। तो आगे देखते हैं जम्बू। देखिए भारत देश जो है हमारा, भारत देश जो है जम्बू द्वीप का ही दक्षिणी भाग था। आर्यों की निवासी, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ये फिर से आपकी डिटेल्स आ गई हैं। तो चलिए आपकी यहाँ से आपका ये मैटर समाप्त होता है, तो यहीं से हम भी विराम लेते हैं, अपने शब्दों को विराम देते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत ही पूरी फुल समरी के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, और ये आपकी जियोग्राफी की जो बुक है आपकी स्टार्ट हो गई है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और आपकी बीईओ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी की आपकी जितनी भी चाहे आपकी यूपी पुलिस हो या फिर आपकी यूपी एसआई हो अर्थात दरोगा भर्ती हो, या फिर अन्य जितनी भी परीक्षाएं एसएससी, बैंक, एटीसी, जितने भी जीएस वगैरह, जीके, जीएस जहाँ भी आता है आपका, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इसी प्रकार से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी यूपीएससी का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। इधर आप यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी का आप टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, और साथ में फुल समरी के साथ आपकी बुक्स वगैरह हमने स्टार्ट कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।